हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप? सो दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ पॉलीमर, जहाँ पे अपन फाइनली पॉलीमर को खत्म करते हैं, जो बचा कुचा सा हमारा पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने बेकलाइट तक डिस्कस किया था। हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से नोवोलेक बनता है, और उसके बाद जब नोवोलेक को हीटिंग करते हैं, ये जो नोवोलेक बना है इसको अगर आप हीट करना स्टार्ट कर देते हो तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है और ये थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक बार ये शेप ले लिया तो उसके बाद इसको दोबारा रिकन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे पॉलीमर्स को डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के साथ। ना मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जो है बहुत सारे डेकोरेटिव सामान में बनाया जाता है। आप किचन वगैरह में देखते हो, जो जितनी भी आप कटलरीज वगैरह देखते हो उसमें इस पॉलीमर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सटेंसिवली। ना ये बनता कैसे? ये दो पॉलीमर से, दो मोनोमर से बनेगा। एक आपके पास होता है मेलामाइन। अब इसका स्ट्रक्चर याद रखना बड़ा सिंपल सा है। आपने बेंजीन का रिंग देखा होगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव जगह पे ऐसे स्टार बना लो आप। ऑल्टरनेटिव जगह पे कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और जहां जहां कार्बन प्रेजेंट होगा वहां पे NH2 ग्रुप लगा होता है। तो मेरे पास 3 NH2 ग्रुप लगे हुए हैं, 3 नाइट्रोजन से मेरे पास इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म में। इसको हम मेलामाइन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर याद रखना, इसी के ऊपर MCQ बनेंगे, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर फॉर्मल्डिहाइड, हमको पता है फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है। वी हैव दिस फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब देखो यहाँ बेसिकली क्या होता है, इसको जब आप ट्रीट करते हो, इन दोनों को आप रिएक्ट करवाते हो अंडर सर्टेन सिचुएशन। कंडीशंस यहाँ पे मेंशन नहीं करी गई हैं, बट देयर आर सम कंडीशंस रिक्वायर्ड। जब आप इन कंडीशंस के अंदर इनको रिएक्ट करवाते हो, सबसे पहला होता है यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन के पास, और नाइट्रोजन का बॉन्ड डायरेक्ट बन जाता है कार्बन के साथ। सो मुझे मिलेगा यहाँ पे जो CH2 है, कार्बन अपने दोनों हाइड्रोजन को लेके अटैक कर देता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो मुझे मिल जाता है नाइट्रोजन के साथ लग जाता है CH2, और यहाँ पे H ट्रांसफर होकर ऊपर पास जाता है तो OH। अब ऐसा है कि ये जो आपको कंपाउंड मिला है, इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक NH2 के ऊपर ही फॉर्मल्डिहाइड अटैक करेगा। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, माइंडेड, ठीक है, तीनों जगह पे। इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो लेट अस से कि मेरे पास ये 3 इंटरमीडिएट इस तरीके से, आई हैव दिस 3 इंटरमीडिएट्स, यहाँ पे ये सेम इंटरमीडिएट मैंने रखा है। जब ये इंटरमीडिएट और ये सामने सामने आ जाएगा, देखो मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं सिर्फ इस NH2 पे अटैक होगा। NH2 इस पे भी अटैक हो सकता था, इस पे भी अटैक हो सकता था, ठीक है, तीनों में से कहीं पर भी अटैक हो सकता था। मैंने किसी एक को कंसिडर करके चल रहा हूँ, बिकॉज वरना सिचुएशन को एक्सप्लेन करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो लेट्स से हम तीनों केसेस में ऐसे मान के चलते हैं कि इस NH2 पे अटैक हुआ है और वहां पे CH2OH ग्रुप बन गया, ठीक है। आपका जो कार्बोनिल ग्रुप था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और मेरे पास इस तरीके का कंपाउंड। अब मुझे पता है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैंने हर जगह देखा है, जहां कहीं पर भी OH और NH2 आमने सामने आ जाएंगे, वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। यहाँ पर OH मॉलिक्यूल सामने आ गया है, और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा रिवर्स कर दिया शायद, है ना, मैंने उल्टा कर दिया इसको, तो इसको रहने देते, इस वाले को रहने देते हैं, इन दोनों को देखे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये OH और यहाँ का H बाहर निकलेगा, और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो एक तरफ मेरे पास NH2 है जो कि यूटिलाइज होगा। देखो जैसे यहाँ का NH2 यूटिलाइज हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, है ना, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और वहाँ पर कौन आके अटैच हो जाएगा? CH2 आके अटैच हो जाएगा। तो इसको रेफरेंस के तौर पर रखते हैं। लेट्स से ये हमारा एक रेफरेंस के तौर पर सेंटर में है। अब बोलो इसके साथ क्या होगा? यहाँ के NH2 के साथ H निकलेगा, यहाँ का OH निकलेगा, और वहाँ CH2 आके अटैच होगा। तो मैंने NH2 और CH2 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो NH2 CH2 OH था, यहाँ का OH बाहर निकलेगा, यहाँ का OH, अगर यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, चलो इसको व्हाइट कलर से हटा देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं, ये हट गया यहाँ से, लेट्स से ये ज़्यादा बेटर होगा समझना। और थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गया, मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना, इसलिए वो तकलीफ हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। ऐसे रखते हैं, यहाँ पर NH2 और यहाँ पे NHOH रख देते हैं, ठीक है। ये NH2 नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ NH हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये थोड़ा सा एरर हो गया मेरे से, ठीक है। NHOH, यहाँ पर भी NHOH बचेगा, यहाँ पर भी NHOH आएगा, NHCH2OH आ जाएगा, ये NH2 रहेगा, ये NH2 रहेगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना था ना, 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता नाइट्रोजन अपना, तो ये ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड था। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ NH बचेगा, तो यहाँ पे NHCH2OH बचना चाहिए, दिस इज व्हाट। तो ये राइटिंग एरर होगी, इसको इग्नोर करो, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल क्या था, देखो अगर ये दोनों अब सामने आ जाएगा, फिर यहाँ से H बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से OH बाहर निकलेगा, और इस कार्बन का बॉन्ड वापस किसके साथ चला जाएगा? NH2 के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर इसको मुझे ड्रॉ करना होगा, अच्छा मान लो ऐसे एक मॉलिक्यूल नीचे हुआ, तो अगर यहाँ पे NH2 है, सामने एक और मॉलिक्यूल देखो ऐसे आ गया, तो यहाँ का H बाहर निकलेगा, यहाँ का OH बाहर निकलेगा, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो यहाँ से ही बाहर निकलेगा, यहाँ से ही H बाहर निकलेगा, यहाँ से OH बाहर निकलेगा, और वापस मेरा ये जो कार्बन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। मतलब ये जो रिंग देख रहे हो आप, बेंजीन टाइप का जो ये रिंग देख रहे हो, एक तरफ NH होगा जो CH2 के साथ अटैच होगा, तो मैं NH, यहाँ पे NH2 नहीं आएगा, NH आएगा जो CH2 के साथ अटैच होगा, यहाँ पर होगा NHCH2,
जो कि वापस NH के साथ अटैच होगा यहाँ पे। तो मैं NH और CH2 लिख देता हूँ यहाँ पे NH होगा जो CH2 के साथ अटैच होगा, NH होगा जो CH2 के, तो इनडायरेक्टली ये जो पॉलीमर बनेगा अब ये नेटवर्क बनाते हुए चला जाएगा, कंप्लीट नेटवर्क शेप में पूरा फैल जाएगा। एक मॉलिक्यूल अपने आसपास 3 मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये आगे कंटिन्यू करेगा, ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा, ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा, वो वहाँ से कंटिन्यू करेगा, एंड मुझे एक बहुत अच्छा खासा पॉलीमर मिलेगा। इस पॉलीमर को हम लोग क्या कहेंगे, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जिसका यूज कहाँ पे होता है ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, प्लीज इसको एक बार रीड कर लीजिए। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है मोनोमर्स, मेलामाइन क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके अब आते हैं हम रबर पे। देखो इससे पहले हम लोगों ने एक रबर पढ़ा था जिसको हमने कहा था आइसोप्रीन नेचुरल रबर। नेचुरल रबर कौन सा था वो, वहाँ पे आपके पास यहाँ पे CH2 लगा हुआ था, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था कार्बन के साथ, ऊपर आपके पास CH3 लगा हुआ था, सिंगल बॉन्ड था कार्बन के साथ, यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड आ जाता था और यहाँ पे CH2 लगा हुआ था, यहाँ पे आपके पास था CH। ये आपका आइसोप्रीन था। इससे हमने क्या किया था, ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया था, ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया था और इसको बना दिया था हमने रेडिकल, इसको बना दिया था हमने रेडिकल, ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया था। अब ये नेचुरल रबर था आइसोप्रीन। नेचुरल रबर की प्रॉब्लम क्या थी, नेचुरल रबर जो हमारा होता था वो थोड़ा सा इलास्टिक होता था, फिर हमको उसका वल्कनाइजेशन करना पड़ता था, हमारे राइट। अब हमारे पास आता है ब्यूना एस। नाउ ब्यूना एस इज एन इलास्टोमर विच इज अ कोपॉलीमर ऑफ स्टाइरीन विद ब्यूटाडाइन। आपका स्टाइरीन एक कंपाउंड होता है। स्टाइरीन कंपाउंड क्या होता है, अगर आप लोगों ने इथीन को देखा होगा जब हम पॉलीथीन पढ़ रहे थे, अगर तीनों तरफ चारों तरफ अगर फ्लोरीन लग जाता था तो टेफ्लॉन, यहाँ पर अगर नाइट्राइल ग्रुप लग जाता था तो पैन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पैन बन जाता था, और अगर एक हाइड्रोजन की जगह बेंजीन रिंग बन जाए तो हम इसको कहते हैं स्टाइरीन। इसको क्या कहते हैं, स्टाइरीन। ब्यूटाडाइन तो हम सबको पता क्या होता है, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है, पहले कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा, तो मेरे पास हो जाएगा CH2 जो कि रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2 जो कि रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। मैं डबल एरो बना के छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। प्लीज डबल एरो वैसे बनाते ही नहीं है, जब होमोलिटिक फ्यूजन होता है तो सिंगल एरो बनाते हैं, ठीक है, बट मैं डबल एरो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा CH जो कि रेडिकल बन जाएगा, जिसके साथ लगा होगा नीचे क्या, बेंजीन का रिंग, डबल बॉन्ड नहीं होगा, अब यहाँ पे CH2 होगा, ये बन जाएगा रेडिकल। अब 2 रेडिकल आमने सामने आएंगे तो यहाँ बन जाएगा बॉन्ड, ये अपना बॉन्ड आगे बनाएगा, ये अपना बॉन्ड आगे बनाएगा, तो मेरे पास फाइनली ये बन जाएगा एक पॉलीमर जो एन टाइम रिपीट होगा। तो बेसिकली ये क्या है, इट्स अ कोपॉलीमर। क्या है ये, इट्स अ कोपॉलीमर। इसमें एक चीज याद रखनी है, 75% हम ब्यूटाडाइन लेते हैं, ब्यूटाडाइन का 75% क्वांटिटी लेते हैं, और आपके पास स्टाइरीन का 25% क्वांटिटी होता है। इससे होता है क्या, ब्यूटाडाइन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और स्टाइरीन कम होगा। अब इसको समझने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए मेरे को A और B का पॉलीमर बनाना, अगर A और B 50-50% क्वांटिटी में होंगे तो ऐसे बनेगा ए बी इस तरीके से। लेकिन अगर मान लो A बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और B कम क्वांटिटी में, तो कैसे बनेगा पता है, A बॉन्ड A हो सकता है, फिर यहाँ पे B बॉन्ड A हो सकता है, फिर यहाँ पे B बॉन्ड B हो सकता है, फिर A बॉन्ड B, इस तरीके का पॉलीमर बनेगा। मतलब आपका जो स्टाइरीन है वो 25% क्वांटिटी में, वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब इस ब्यूना एस रबर को, अब इसको ब्यूना एस रबर क्यों कहते हैं, ठीक है, इसको स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी कहते हैं, SBR भी लिखते हैं इसको बहुत जगहों पे, देखो SBR भी लिखते हैं, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, तो इसको स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कह सकते हो ब्यूना एस, ठीक है, ब्यूना एस रबर। नाउ ब्यूना एस इज सप्लायर टू नेचुरल रबर, इज सुपीरियर टू नेचुरल रबर। जो नेचुरल रबर मिलता है उससे कहीं ज़्यादा बेटर होता है विद रिगार्ड्स टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हैज बीन एब्रिविएटेड रेजिस्टेंस। इट इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री। इसको बहुत ज़्यादा टायर इंडस्ट्री में, जो आप टायर्स वगैरह बनाते हैं बाइक व्हीकल्स के, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो मोनोमर याद रहेंगे इनके क्या क्या। अब याद रखना SBR या ब्यूना एस से आपको याद, ब्यू से याद आ जाना चाहिए ब्यूटाडाइन। क्या याद है, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, ब्यूना एस। क्लियर है, या SBR याद रख लेना इसको, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर इसको हम कहते हैं। मैं मोनोमर्स की पूरी लिस्ट बना के दे दूंगा आपको। उसके बाद हमारे पास आता है नियोप्रीन, इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ क्लोरोप्रीन लेते हैं। नियोप्रीन बनाने के लिए हमें क्लोरोप्रीन लेना पड़ेगा। व्हाट इज क्लोरोप्रीन, सेम आप लोगों ने आइसोप्रीन देखा था, ये आइसोप्रीन का नाम याद रखना CH2। आइसोप्रीन में यहाँ पे CH3 था, इफ यू रिमेंबर, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन है, इसीलिए इसको नियोप्रीन कहा जाता है। ये नाम याद रखना। ये कंपाउंड को क्लोरोप्रीन कहते हैं, वो आइसोप्रीन था, ये क्लोरोप्रीन है। सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होगा, सेम फंडे में
देखो यही से मॉलिक्यूल ये डबल बॉन्ड जो होगा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद में ये रिपीट करता रहेगा n टाइम्स। ऊपर CH3 की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो नेचुरल रबर में और नियोप्रीन में क्या फ़र्क है, नेचुरल रबर में CH3 था और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। उसके बाद हम इसका वल्कनाइजेशन करेंगे। देखो मैंने आप लोगों को एक चीज़ कहा था, वल्कनाइजेशन सिर्फ सल्फर से नहीं होता, वल्कनाइजेशन बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। यहाँ पर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ करेंगे। मुझे पता है यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, मुझे पता है यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं मैग्नीशियम को लेके आता हूँ बीच में, और मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनाता है। क्या बनाता है, MgCl2 बनाता है। मैग्नीशियम इस क्लोरीन को भी और मैग्नीशियम इस क्लोरीन को भी यहाँ से निकाल लेगा और MgCl बना लेगा, और ऑक्सीजन बचेगा बीच में। ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमने यहाँ पे वल्कनाइजेशन किससे किया, हमने यहाँ पे वल्कनाइजेशन ऑक्सीजन से किया। वल्कनाइजेशन इज अ प्रोसेस, वो हम किसी से भी कर सकते हैं। वल्कनाइजेशन में हमको करना क्या होता है, ऊपर की एक लेयर को नीचे की एक लेयर को बीच में जोड़ देना होता है, वो हम किसी से भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम नेचुरल रबर में सल्फर से करते थे, यहाँ पे आर्टिफिशियल रबर है जिसमें हम क्लोरोप्रीन का हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है उससे करते हैं। अब ये नियोप्रीन इज पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस टू पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल, लाइट एज वेल एज हीट। ये जो कंपाउंड आपका बनेगा ये रेजिस्टेंस, नियोप्रीन इज यूज इन मेकिंग होज पाइप्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलीन, मेकिंग गैसकेट्स। ये बहुत जगहों पे इसका यूज किया जाता है नियोप्रीन का, ठीक है। तो याद रखना, इट्स अ वेरी गुड कंपाउंड। ये रबर की तरह ही काम करता है, मतलब इसका जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है वो सेम रबर की तरह ही है, आपका जो नेचुरल रबर होता है उसकी तरह। आगे बढ़ते हैं, हमारा है अगला है विस्कस रेयॉन। ना बेसिकली विस्कस रेयॉन क्या होता है, हमारे पास नेचर में जब आप ये लेके आते हो, कॉटन लेके आते हो, या नेचर से जब आप कोई भी मटेरियल लेके आते हो जिसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अब सेल्यूलोज क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, सेल्यूलोज का मतलब होता है C6H12O5 जो हमारा होता है ग्लूकोज, C6H12O5 है ना। तो इसका C6H12O5 इस H10 ये कंटिन्यूसली जब रिपीट होने लगता है तब हमको मिलता है सेल्यूलोज। ये हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। मुझे पता है सेल्यूलोज में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ग्लूकोज में हमारे पास OH हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो सेल्यूलोज को हम सेल OH के फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे। सेल मतलब सेल्यूलोज OH। अब प्रॉब्लम क्या है, जो नेचुरली सेल्यूलोज आपको मिलता है, नेचुरली वो वुड में से, लकड़ी में से या प्लांट्स में से, जहाँ से भी आप निकालते हो, वो बड़ा हार्श होता है। और वो नेचुरल जो आपके पास सेल्यूलोज होता है वो उसको आप डायरेक्ट कपड़ा वपड़ा बनाने में यूज़ नहीं कर सकते, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम सेल्यूलोज का पल्प लेके आते हैं, जो कि लकड़ियों में से, प्लांट्स में से, जहाँ से भी आपको मिलता है, उसको NaOH में डिसॉल्व करते हैं। NaOH क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेकर, सोडियम वहाँ चला जाता है और मुझे यहाँ पर मिल जाता है अल्कली सेल्यूलोज। ये जो अल्कली सेल्यूलोज आपको मिलता है ना, ये थोड़ा विस्कस होता है, ठीक है, हल्का सा, मतलब ऐसे एक तरीके से यूँ कह सकते हो कि सेल्यूलोज सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होगी। आप सिंपल भाषा में ऐसे मान लेते हो, हम कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर NaOH लेते हैं, और जो लकड़ी से हमें सेल्यूलोज मिला होता है, प्लांट्स में से, लकड़ी मतलब प्लांट्स जो भी मैं बात करूँ, उसको इसमें डालेंगे और डिसॉल्व हो जाता है, हमको बना लेता है अल्कली का सेल्यूलोज। अब इसको हम, ये जो सॉल्ट टाइप बन गया, इसको हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। सल्फर क्या करेगा, वहाँ से सोडियम को थोड़ा सा रिप्लेस करेगा, सल्फर को वहाँ चला जाता है और एक सल्फर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और मुझे यहाँ पे ये देखो, यहाँ डबल बॉन्ड सल्फर बन जाएगा और एक सल्फर यहाँ चला जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ। ये कैन यू सी दिस, यहाँ पे ये जो कार्बन और सल्फर 2 है ना, ये यहाँ पर अटैक करता है ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा, और सोडियम और सल्फर ये अलग हो जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसका मैं मैकेनिज्म नहीं समझाना चाहता, आप समझ गए क्या हो रहा होगा। कार्बन, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में कार्बन आता है, यहाँ डबल बॉन्ड सल्फर का ऑलरेडी इसके साथ है, और कार्बन का, क्योंकि कार्बन सल्फाइड का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ना, डबल बॉन्ड वैसा स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कार्बन क्या कर रहा है, वहाँ से हट रहा है, और हटने के बाद क्या करता है, ये देखो, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर था, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या था, ऑक्सीजन था, जिसके साथ कौन लगा हुआ था, सोडियम Na+। तो वो सोडियम को हटाएगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, खुद कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सल्फर पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और सोडियम चला जाएगा उसके पास। तो इस तरीके का मुझे ये स्ट्रक्चर मिल जाता है यहाँ पे। इसको कहते हैं सेल्यूलोज जेंथेट। सेल्यूलोज जेंथेट, इस सेल्यूलोज जेंथेट को जब पानी में डाला जाता है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिलता है, ये सल्फर और सोडियम का बॉन्ड यहाँ से टूटता है और हाइड्रोजन वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, मुझे ये मिलता है जिसमें NaOH बाहर निकल गया। उसके बाद अगर इसको दोबारा वाटर में और इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो ये जो पूरा कंपाउंड है ये बाहर निकल जाता है, CH2 बन के बाहर चला जाएगा, कार्बन सल्फर बन के ये पूरा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर मेरा OH जाकर अटैक
कर लेता है वापस। अब आप बोलोगे सर वापस से तो रीजनरेट हो गया। हाँ, तो हमने बेसिकली क्या किया है पता है, ये जो लकड़ियों में सेल्यूलोज होता था उसको NaOH में डिसॉल्व करवाया, उसमें कार्बन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवा के उसको जेंथेट बनाया, सोप जैसा उसको एकदम विस्कस जैसा बनाया और वापस से उसको रीजनरेट कर दिया। जब दोबारा उसको जब रीजनरेट करेंगे तो एकदम सॉफ्ट मुलायम धागे की तरह बाहर आएगा। क्योंकि भाई जो सेल्यूलोज आपका लकड़ी या प्लांट में से आप निकालते हो उसमें सिर्फ सेल्यूलोज नहीं होता, उसमें दुनिया भर की और बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं। तो एक तरीके से अगर आपने मेटलर्जी थोड़ा पढ़ा होगा, इसको हम लीचिंग प्रोसेस कह सकते हैं। एक तरीके का लीचिंग प्रोसेस याद है आप लोगों ने Al2O3 में बॉक्साइड में करते थे, वो NaOH में डिसॉल्व करते थे, फिर उसमें से उसको कन्वर्ट करते थे। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आप सेल्यूलोज को NaOH में डिसॉल्व करवा के उसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करवा के उसको रीजनरेट करते हो दोबारा, और अब जो ये सेल्यूलोज मिलेगा ये बहुत ही मुलायम होगा, प्योर होगा और बहुत सॉफ्ट होगा। देखो, cellulose in the form of wood pulp is transformed into viscous rayon. Cellulose is a linear polymer of glucose unit and has a formula. A modified representation. Cellulose in the form of wood pulp is treated with concentrated NaOH solution to get fluffy alkali solution. Fluffy, एकदम soft fluffy आपको solution मिलेगा. It is then converted into xanthate by treating with carbon disulfide और उसके बाद में इसको एक्सट्रूड कर लिया जाता है स्पिनर के साथ, इसको लगा के धागे के फॉर्म में इसको बाद में जब वो रीजनरेट होगा उसको निकाल लिया जाता है। अब इसको याद रखना विस्कस रेयन क्या होता है, क्लियर है। ये हमारा लास्ट पॉलीमर था विस्कस रेयन। अब यहाँ मैंने एक पूरी लिस्ट बना के आपको दे दी है। हमने क्या क्या पढ़ा, पॉलीथीन पढ़ा, पॉलीप्रोपिलीन पढ़ा, पॉलीस्टाइरीन पढ़ा, ये देखो ये स्टाइरीन है, फिर हमने PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, अब देखो ये कुछ नया है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, टेफ्लॉन हमने पढ़ा, बेकलाइट हमने पढ़ा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हमने पढ़ा। हम गिप्टल नहीं पढ़े हैं, पर ये याद रखना गिप्टल में क्या क्या यूज होता है। नायलॉन 66 हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा उसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ। पॉलीथीन हमने पढ़ा, पॉलीप्रोपिलीन हमने पढ़ा, हमने पॉलीस्टाइरीन, ये आपको सिलेबस में है नहीं बट ये स्टाइरीन मॉलिक्यूल अगर बार बार मल्टीपल टाइम रिपीट होगा तो हमको क्या मिलेगा, पॉलीस्टाइरीन। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों के सिलेबस में, चलो ठीक है इसको भी पढ़ा हुआ है हमने। ये एक जगह क्लोरीन आ जाता है तो हमको क्या मिलेगा, पॉलीविनाइल। टेफ्लॉन हमने पढ़ा, जहाँ पे चारों तरफ क्या आ जाएगा, तो देखो ये सब एक जैसे दिख रहे हैं। इसके बाद हम बेकलाइट पढ़ा, हमारे पास बेकलाइट में क्या था, फिनॉल था और फॉर्मल्डिहाइड था। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके अंदर हमारे पास मेलामाइन था और फॉर्मल्डिहाइड था। गिप्टल हमने नहीं पढ़ा है, गिप्टल में मिथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं और थैलिक एसिड को यूज करते हैं, ये दोनों को यूज करते हैं, याद रखना। नायलॉन 66 हमने पढ़ लिया, नायलॉन 6 हमने पढ़ लिया, ऑर्लोन ये भी हमने पढ़ लिया, जिसको और याद रखना इसको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को ऑर्लोन भी कहते हैं। ये जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना पेपर में तो लोग बहुत घुमा, नायलॉन 6 को परलोन भी कहते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परलोन। उसके बाद हम लोगों ने नियोप्रिन रबर पढ़ लिया, ब्यूना S को पढ़ लिया, ब्यूना N को पढ़ लिया, ये देखो ये ब्यूना S, ब्यूना N। हम लोगों ने डेक्रोन नहीं पढ़ा, ये डेक्रोन याद रखना, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसमें इथिलीन ग्लाइकोल होता है, टरथैलिक एसिड होता है, ये एक्स्ट्रा है जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और हम लोगों ने नेचुरल रबर आइसोप्रीन को पढ़ लिया। तो ये कुछ 16 पॉलीमर्स हैं जिसके मोनोमर्स आपको याद रखने होंगे, काफ़ी सारे मैंने डिस्कस कर लिए, 2-3 आपको एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे यहाँ पे, उनको प्लीज़ आप बाय हार्ट कर लेना। अच्छा, इसमें हम बता दें ये वाला नायलॉन 6 में एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम भी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटता है फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसका फर्दर आप रिपीट करते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली हैं, प्लीज़ इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है। इसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर के। देखो पॉलीमर जो होते हैं वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े, 2000-5000 मॉलिक्यूल्स एक साथ हो सकते हैं। किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर को हम ढूंढते कैसे हैं, तो इसके लिए हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं जो एक आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में या सॉल्यूशंस इन क्वालिटेटिव में पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। हम ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से हम पॉलीमर का वेट ढूंढते हैं। जब आप BSc या MSc में चले जाओगे आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा विस्कोमीटर, जिससे आप विस्कोसिटी मेजर करते हो पॉलीमर्स की, उससे आप पॉलीमर्स की विस्कोसिटी मेजर कर पाओगे। वैसे ही पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट किससे, हम ऑस्मोटिक प्रेशर वाली प्रिंसिपल को यूज करते हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। पॉलीमर्स का विस्कोसिटी भी होता है, ठीक है, विस्कोसिटी, उसको हम विस्कोमीटर यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए। हम लोगों ने MSc में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तब हम विस्कोमीटर यूज करते थे उसका मेजरमेंट करने के लिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ विस्कोमीटर, स्पेलिंग रॉन्ग होगा तो प्लीज इग्नोर कर देना। अब दूसरी बात है, किसी भी पॉलीमर का मोलार मास डिपेंड करता है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हैं, कितने मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं कल को कहूँ मेरे पास एक पॉलीमर है जिसमें 5 मोनोमर्स है, तो 5 मोनोमर हैं, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इसका 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास 1 2 3 4
5 6 7 8 मोनोमर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना हो जाएगा 8। तो हाउ डू यू फाइंड आउट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? अब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैलकुलेट कैसे करोगे? डू वी हैव सम फार्मूला फॉर दैट? यस, लेट अस से इन एक मॉलिक्यूल का वेट, इस एक मॉलिक्यूल का वेट 10 है, एक मॉलिक्यूल का। ऐसे मेरे पास 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। मैंने जब कैलकुलेट किया इस पूरे मॉलिक्यूल का, मुझे पता है कि मेरा जो पॉलीमर है, जरूरी नहीं है हमेशा उसमें 5 ही मॉलिक्यूल होंगे। पॉलीमर्स में मुझे कैसे पता चलेगा? अब मैंने आप लोगों को जब पॉलीथीन पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, हो सकता है जब पॉलीमराइजेशन बना रहे होगे, एक जगह पे CH3 ने अटैक किया, रेडिकल ने, उसने 1000 मॉलिक्यूल्स को लपेट के एक सीरीज में खड़ा कर दिया और उसके बाद में उसका चेन टर्मिनेशन हुआ। दूसरा मॉलिक्यूल सिर्फ शायद 100 मॉलिक्यूल्स को ही अपने पास लेके आया और उसका तुरंत टर्मिनेशन हो गया। याद करो जब हम ये पढ़ रहे थे, इफ यू रिमेंबर, हमने यहाँ कुछ पढ़ा था जब हम यहाँ पे थे, ये देखिए। अब जब ये CH3 अटैक करेगा CH2 पे, अब ये CH2 अगर चलता गया, 1000 मॉलिक्यूल्स आ गए और उसके बाद में कोई दूसरा रेडिकल उसके सामने आया और चेन को टर्मिनेट किया, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन तो 1000 हो जाएगी। हो सकता था कि ये 10 मॉलिक्यूल के बाद ही उसको कोई रेडिकल मिल जाता और वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता। तो इसीलिए टर्मिनेशन जल्दी ना हो, इसलिए हम लोग हमेशा जो इनिशिएटर होता है उसका बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं, क्योंकि अगर भर भर के इनिशिएटर को डाल दोगे तो याद रखना वो जो एक इनिशिएटर है वो टर्मिनेटर का भी काम करता है फाइनल स्टेप में। अगर आप मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता चलेगा, इस प्रोसेस को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो हम इसको कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, समझ में आई मेरी बात? तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो हम क्या करते हैं, कभी भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हम सबसे पहले उस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद मुझे पता है, मान लीजिए लेट्स से मुझे नहीं पता एक पॉलीमर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बट मुझे पता है एक मोनोमर का वेट 10 है, एक मोनोमर का वेट 10 है, क्योंकि मुझे तो पता ना मोनोमर कौन सा है। और बाद में जब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से जब उसका मेजरमेंट किया तो मुझे पता चला कि इसका मॉलिक्यूलर मास 200 निकल के आ रहा है। तो बता दो कितने मोनोमर्स हुए होंगे? भाई सिंपल सा है, टोटल वेट कितना निकल के आया? 200। एक मोनोमर का वेट कितना था? 10। तो 200 को 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना निकल के आएगा? 20। इसका मतलब यहाँ पे 20 मोनोमर अटैच्ड है। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आप कैसे पता करोगे? टोटल मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर को मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोमर से डिवाइड कर दो, आपको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मिल जाएगा। यहाँ पे थ्योरी में नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ, इसको याद रखना, ठीक है? ये इसको याद रखना, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बाकी सब आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब नॉनसेंस दिया हुआ है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन सिर्फ यहाँ से पढ़ लेना, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इतना याद रखना। हाँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर कैसे निकालते हैं, यहाँ नहीं दिया हुआ है, याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालते हैं। विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं? विस्कोमीटर से निकालते हैं, और विस्कोसिटी ऑफ ए पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखो हम सबको पता है, ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने पहली लाइन लिख दिया, इन स्पाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल एप्लीकेशन पॉलीमर्स आर ब्लेम्ड फॉर क्रिएटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। है भाई, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ आज, अगर पॉलीमर इंडस्ट्री को बंद कर दो, देखो आधा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। हमने इतने बड़ी बात क्या है कि सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं ना, वो बड़े आसानी से बन जाते हैं। हमने थर्माकोल को यूज़ किया, थर्माकोल स्टाइरीन से बनता है, डेंजरस होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। आज थर्माकोल को बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स थे जो बड़े सस्ते में बन जाते थे। अब सिंस पॉलीमर सस्ते में बन जाते थे, लार्ज क्वांटिटी में बन जाते थे, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होता था, हमने दुनिया भर के पॉलीमर्स बना के रख दिए अलग अलग, और सस्ते में भी मिलने लग गए। चाइना तो हमारा भाई उसमें बाप है, बना बना के प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन किए जा रहा है। अब हम ये सोचना भूल जाते हैं कि पॉलीमर अगर मार्केट में बढ़ जाएंगे और वो डिग्रेडेबल नहीं होंगे तो भाई साहब कल को हम पूरी दुनिया में इंसान मर जाएगा पर प्लास्टिक वहीं रहेगा। अब रिसेंटली आपने देखा होगा जब मून पे हम गए थे, हम कितना हज़ारों टन प्लास्टिक वहाँ और वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट वगैरह हम कितना सब वहाँ डंप करके आ गए मून पे। मून पे अब तक हम रहने नहीं गए, पर कचरा हम पहले से डालना शुरू कर दिए हैं वहाँ पे। तो प्रॉब्लम होती है पॉलीमर की डिग्रेडेबिलिटी पे, कि वो डिग्रेड होता है कि नहीं होता है। तो बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों ने कुछ ऐसे पॉलीमर्स का इजाद किया है जो बायोडिग्रेडेबल है। मतलब अगर कल को आप उनको फेंक भी दोगे तो मिट्टी में जो बैक्टीरिया पड़े हैं ना, वो उनको खत्म कर देंगे। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब आप मेडिसिन वगैरह लेते हो, कुछ मेडिसिन होती हैं जो एक ऐसे पैकेट में आती हैं, वो ऊपर अलग कलर होता है, नीचे अलग कलर होता है, और उसके अंदर दाने 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 होते हैं। इसका जो बाहर का कोट होता है प्लास्टिक का, वो होता प्लास्टिक का जैसा दिखता है, बट वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। मतलब वो आपकी बॉडी में जाएगा और स्टमक के अंदर जो एसिड या इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो उस पॉलीमर को डिग्रेड कर देगा और वो दवाई वहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ऐसी दवाइयाँ जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खराब हो सकती हैं या जो काफ़ी सेंसिटिव दवाइयाँ होती हैं, उनको हम ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर डाल के रखते हैं।
ताकि वो बाहर एक्सपोज ना हो। उसको हम डायरेक्ट अंदर लेंगे, वो अंदर जाएगी, स्टमक में जाएगी। आपके स्टमक में जाने के बाद वो स्टमक से वॉल से एसिड आएगा, बाहर के पॉलीमर को मेल्ट कर देगा, दवाई बाहर निकल जाएगी, डायरेक्ट काम उससे होगा। तो वो दवाई एनवायरनमेंट को एक्सपोज नहीं होती, वो भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की ही बनी होती है। अब हमारे पास ऐसे दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, आप ये प्लीज ये सब रीड कर लेना आराम से बैठ के। हमारे पास अच्छा एक चीज याद रखना, एलिफेटिक पॉलीएस्टर एंड पॉलीअमाइड विद लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पोलर लिंकेज आर वन ऑफ द मोस्ट। पॉलीएस्टर, एस्टर समझते हो, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये एस्टर होता है। और व्हाट इज अमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH2, ये आपका एस्टर ग्रुप है और ये आपका अमाइड ग्रुप है। तो अमाइड और एस्टर का जो लिंकेज होगा ये काफ़ी बायोडिग्रेडेबल कंसिडर किया जाता है। अब ये स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन बने कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में क्या लिंकेज होती है, कौन से ज़्यादा। तो याद रखना एस्टर और अमाइड, पॉली एस्टर मतलब बहुत सारे एस्टर ग्रुप और बहुत सारे अमाइड के लिंकेज बनते हुए चलते हैं, दे आर बायोडिग्रेडेबल। हमारे पास ऐसे दो होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है PHBV। व्हाट इज PHBV? इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड एंड वेलरिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड एंड वेलरिक, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड एंड वेलरिक एसिड। व्हाट इज ब्यूट्रिक एसिड? ये देखो CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड ग्रुप हो गया, यहाँ पे OH लगा हुआ है। अब एसिड ग्रुप के साथ ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन पे OH है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, और ये ब्यूट्रिक एसिड है, इसको हम ब्यूट्रिक एसिड कहते हैं। सिमिलरली अब अगर C डबल बॉन्ड OH एसिड ग्रुप हो गया, अल्फा बीटा, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे OH लगा है तो बीटा हाइड्रोक्सी। CH3 की जगह यहाँ पे CH2 है, यहाँ सिर्फ CH3 था, यहाँ पे CH2 है, तो ये ब्यूट्रिक एसिड है और ये वेलरिक एसिड है। इन दोनों को अगर हम आमने सामने ला के रख दें, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे इसका OH है, ये एसिड का OH और ये अल्कोहलिक OH, ये एसिडिक OH है, ये अल्कोहलिक। ये जब आमने सामने आ जाएंगे तो बताओ क्या होगा, यहाँ से आपका OH निकलेगा, यहाँ से आपका H निकलेगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या होगा, कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, CH के साथ बन जाएगा। समझ में आया? तो आपको क्या मिलेगा, एस्टर लिंकेज मिलेगा। कैसे एस्टर लिंकेज मिलेगा? सॉरी, कार्बन के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ, इसका बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये देखो, ये यहाँ से आगे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये H भी तो निकलेगा ना कभी, यहाँ पे इसका H निकले, जैसे इस एसिड का H निकला तो इस एसिड का भी H निकलेगा, इस अल्कोहल का H निकला तो इस अल्कोहल का, तो ये आगे फर्दर बॉन्ड बनाएगा। तो देखो OH का O लिखता हूँ मैं, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन यहीं बीच में रह जाएगा, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन आगे फर्दर किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। इफ यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी R ग्रुप है, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R, ये कौन सा लिंकेज बन गया, ये आपका एस्टर। तो PHBV एक पॉलीएस्टर है। क्या है? पॉलीएस्टर। मैंने कहा ना, पॉलीएस्टर या पॉलीअमाइड, ये दोनों को क्या कंसिडर किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल कंसिडर किया जाता है। तो ये पॉलीएस्टर है। तो PHBV में क्या होता है, PHBV में हमारे पास कौन सा लिंकेज होता है, एस्टर लिंकेज होता है। कौन कौन होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरिक एसिड। ये नाम याद रखना, पॉलीमर का स्ट्रक्चर या मोनोमर का स्ट्रक्चर याद रखना प्लीज। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट हमारे पास जो पॉलीमर आता है उसको कहते हैं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 क्यों कहते हैं? देखो, इसमें जो दो मॉलिक्यूल होंगे, एक में 2 कार्बन होगा और एक में 6 कार्बन होगा। अब यहाँ पे एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टम, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कई बार हमने डिस्कस किया है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ये H इस पे अटैक करेगा, ये OH इस पे अटैक करेगा, मुझे मिलेगा NH2। यहाँ पे 5, सॉरी 1 2 3 4 होना चाहिए था ना, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, ये 5 आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 CH2 ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड OH होगा। यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम्स है। इसको हम क्या कहते हैं, अमीनो कैप्रोइक एसिड। इसका अगर फर्दर ये अकेला अगर पॉलीमराइज कर जाए तो नाइलॉन 6 बनाएगा, और अगर इसके सामने दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए जिसको ग्लाइसिन कहते हैं, अमीनो एसिड है ये ग्लाइसिन, C डबल बॉन्ड OH, एक तरफ एसिडिक ग्रुप है और एक तरफ अमीनो ग्रुप है, ठीक है। ग्लाइसिन अगर आ जाए तो इसका OH, अभी मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसका OH और इसका H बाहर निकलेगा, और यहाँ पर लिंकेज क्या बनेगी, यहाँ पर देखो, ये मैं ऐसे लिखता हूँ, NH बचेगा जो फर्दर बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये आगे बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH2 5 बार, C डबल बॉन्ड O,
कार्बन का डायरेक्ट लिंकेज किसके साथ हो जाएगा, NH के साथ। यहाँ पे डायरेक्ट लिंकेज किसके साथ हो जाएगा, NH के साथ। यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। देखो ये OH भी तो किसी के साथ निकल जाएगा, तो मैं इसको इतना ही बना के छोड़ देता हूँ। समझ में आया। अब ये जो लिंकेज आप देख रहे हो, ये लिंकेज, ये कौन सी लिंकेज है, ये वाली लिंकेज कौन सी है, ये अमाइड लिंकेज है, अमाइड। तो ये पॉलीअमाइड हो जाएगा। समझ में, मैंने कहा था ना पॉलीअमाइड या पॉलीएस्टर, एंड पॉलीअमाइड एंड पॉलीएस्टर विद लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पोलर लिंकेज। आई होप लॉजिक समझ में आया। अब इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2, तो देयर आर ओनली 2 कार्बन्स, 2 कार्बन एटम, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, 2 कार्बन वाला और 6 कार्बन वाला एटम यहाँ पर इन्वॉल्व। इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है पॉलीमर्स का। और भी बहुत सारे पॉलीमर्स हो सकते हैं, आप अगर अलग अलग रेफरेंस बुक्स को निकालोगे तो दुनिया भर के आपको पॉलीमर मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना इनफ है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके बाद आप एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर सकते हो। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए दिस इज मोर देन इनफ, काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने पढ़ा दिया। नीट वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी हद तक ये इनफ हो जाता है, और कुछ टॉपिक्स अगर आपके बचते हैं आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ सकते हो। जेई वालों के लिए यस अभी इसमें और कुछ पढ़ाना बाकी हो सकता है, स्कोप है अभी भी। जेई के लिए अभी ये इनफ नहीं है, 20% अभी इसमें और हम बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई डिक्लेयर दैट पॉलीमर्स इज कंप्लीटेड। इसके बाद आप प्लीज एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर सकते हो और आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।